नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूस और उत्तर कोरिया ने 11 सितंबर को पुष्टि कर दी है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के लिए रूस का दौरा करेंगे, जिसने यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध के लिए संबंधित हथियार सौदे के बारे में पश्चिमी देशों की चिंताओं को जन्म दे दिया है। क्रेमलिन की वेबसाइट पर एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि श्री किम की यात्रा श्री पुतिन के निमंत्रण पर है और आने वाले दिनों में होगी। इस यात्रा की रिपोर्ट उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने की थी, जिसमें कहा गया था कि नेता कब और कहां मिलेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी में एक के बाद एक बवाल होता जा रहा है। पहले उमा भारती ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में न बुलाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी और बीजेपी पर निशाना साधा था। उसके बाद सुमित्रा महाजन का भी दर्द छलक आया था और सिंधिया समर्थक भी लगातार बीजेपी छोड़कर पार्टी बदल रहे हैं। तो इस बीच अब सीएम पद को लेकर भी बीजेपी में प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी नए चेहरों को बढ़ावा देने और पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चौहान से इतर अलग और आगे देखने पर विचार कर रहा है। द प्रिंट के मुताबिक पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार इस पद के इच्छुक लोगों की कतार लंबी है और इसमें प्रमुखता से केंद्रीय मंत्री सिंधिया, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्य भाजपा प्रमुख वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पटेल के नाम शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह भी प्रभावशाली नेताओं में हैं। 2021 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में केवल 2 उम्मीदवार बचे हैं। मोदी जी के उम्मीदवार प्रहलाद पटेल हैं और संघ के उम्मीदवार वी.डी. शर्मा। मुझे बाकी उम्मीदवारों से सहानुभूति है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ अब कांग्रेस उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए मंगलवार शाम को मध्य प्रदेश के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, सीएलपी नेता गोविंद सिंह, राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे। बता दें, कांग्रेस ने राज्य में महत्वपूर्ण चुनावों से पहले मध्य प्रदेश के लिए कई गारंटी की घोषणा की है। बता दें, कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी और सरकार भी बनाई थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 विधायकों के विद्रोह के बाद पार्टी ने सत्ता खो दी, जो भाजपा में चले गए। कांग्रेस की नज़र राज्य में वापसी करने पर है। वहीं भाजपा ने पिछले महीने ही मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। कभी किसी ने सोचा होगा कि आरएसएस के अंदर भी बगावत हो जाएगी और नई राजनीतिक पार्टी बनाने की नौबत आ जाएगी। दरअसल ये मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कुछ पूर्व प्रचारकों ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम जनहित पार्टी रखा गया है। ऐसे में ये पार्टी बीजेपी के साथ अन्य पार्टियों को हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनौती दे सकती है। संघ के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने इस उद्देश्य से की गई बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। जैन ने कहा, हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। जैन ने कहा कि हमने जनहित पार्टी का गठन किया है क्योंकि अभी सारे राजनीतिक दलों की राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा सोमवार को बुलाए गए बंद के बीच भारी पुलिस बल तैनाती और सीआरपीसी की धारा 144 लागू रही। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राज्य में पार्टी नेताओं को पुलिस ने घर में नजरबंद रखा, जहां सभी 21 तेदेपा विधायकों को घर से निकलने से रोकने के लिए उनके घरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस दल तैनात करके नजरबंद कर दिया गया। नायडू को राज्य सीआईडी ने 2014 से 2019 के दौरान कथित तौर पर उनकी सरकार के कार्यकाल में हुए करोड़ों रुपए के एपी राज्य कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में शनिवार को गिरफ्तार किया था। विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने रविवार शाम उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मणिपुर में जातीय हिंसा के बारे में प्रकाशित एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ ने कहा, आखिरकार ये एक रिपोर्ट है। मूल प्रश्न ये है कि वो जो तर्क दे रहे हैं वो ये है कि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, ये उनकी व्यक्तिगत राय का मामला है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? ये ऐसे मामलों में एक नहीं है जहां कोई व्यक्ति ग्राउंड पर गया था और उसने कुछ अपराध किया।
ये ऐसे मामलों में एक नहीं है जहां कोई व्यक्ति ग्राउंड पर गया था और उसने कुछ अपराध किया हो। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। वहीं अदालत ने कहा कि वो एफआईआर को रद्द करने के पक्ष में नहीं है और इस बात पर विचार कर रही है कि क्या मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या मणिपुर हाईकोर्ट को इसे सुनना चाहिए। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि ईजीआई ने स्वयं मणिपुर जाकर रिपोर्ट बनाने के लिए स्वेच्छा से काम नहीं किया। हालांकि सेना ने उसे ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि सेना मणिपुर राज्य में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन चाहती थी। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कुकी जो समुदाय के भाजपा विधायकों पर सीधा हमला बोलते हुए भाजपा के एक विधायक ने कहा है, अगर वो शांति के लिए काम करने के बारे में गंभीर नहीं हैं और केवल अलग प्रशासन की मांग पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो इस्तीफा दे दें और दूसरे राज्य से चुनाव लड़ लें। भाजपा विधायक राजकुमार इमोज सिंह ने कहा, ये तथाकथित विधायक दूसरे राज्य के कार्यालय में उपस्थित होते प्रतीत होते हैं। क्या वो सभी हमारे राज्य में शांतिपूर्ण समाधान लाने के लिए प्रति गंभीर हैं? और ये किसी अन्य राज्य के नेता जिसके एजेंडा अलग है उसके साथ चर्चा करने के बारे में कैसे संभव? शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े बयान को आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो बाला साहेब ठाकरे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रबल समर्थक थे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे के बयान से ये साबित हो गया है कि विपक्षी गठबंधन वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे। बता दें, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की एक जनसभा में कहा था कि राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों को अयोध्या बुलाया जा सकता है। लोग ट्रकों और बसों में भरकर जाएंगे, लेकिन उनके लौटने के समय गोधरा जैसी घटना हो सकती है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अफसरों के खिलाफ 2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामलों में भी सीबीआई को अब केंद्र से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला दिया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6A को असंवैधानिक घोषित करने का उसका 2014 का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू होगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी DSPE अधिनियम की धारा 6A का प्रावधान 11 सितंबर 2003 को इसके शामिल किए जाने के दिन से ही अमान्य है। इसका मतलब यह है कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अब उस सुरक्षा कवच का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो उनको पूर्व में मंजूरी के रूप में मिला हुआ था। बता दें, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार DSPE अधिनियम की धारा 6A के तहत सीबीआई को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी की जरूरत होती थी। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया गया था। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में गदर 2 की सक्सेस को लेकर चौंकाने वाली बात कही। नसीरुद्दीन ने कहा कि फिल्में जितनी ज़्यादा कट्टरपंथियों वाली होती हैं उतनी ही वो पॉपुलर होती हैं। उन्होंने कहा, अपने देश से प्यार करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके बारे में ढोल पीटना काफ़ी नहीं है और आपको काल्पनिक दुश्मन भी बनाने होंगे। इन लोगों को यह एहसास नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत नुकसानदायक है। गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों की भारी सफलता के बारे में बोलते हुए नसीरुद्दीन ने कहा कि हालांकि उन्होंने फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन उन्हें यह परेशान करने वाला लगता है कि इन फिल्मों को भारी सफलता मिल रही है, जबकि फिल्म मेकर सुधीर शर्मा, अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता को ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कथित तौर पर अपनी मजदूरी मांगने पर एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि घटना 25 अगस्त को हुई थी, लेकिन मृतक के परिवार को अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्षीय मृतक विनय कुमार ने आरोपी दिग्विजय यादव से अपनी मजदूरी मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने 4 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। विनय को उनकी मजदूरी का भुगतान करने के बजाय दिग्विजय ने कथित तौर पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। द वायर से बात करते हुए विनय के भाई शेर बहादुर ने कहा, उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से थे। G20 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से और मोदी से मीडिया को सवाल करने से रोकने के बाद अब बाइडेन ने वियतनाम पहुंचकर मीडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि पीएम मोदी की उनके साथ जिन मुद्दों पर खास चर्चा रही, उनमें मानवाधिकार और मीडिया की आज़ादी जैसे मामले भी शामिल थे।
बाइडेन ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। राजधानी दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका की तरह यहाँ भी पीएम मोदी और जो बाइडेन प्रेस के साथ एक साझा बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि 8 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद बाइडेन ने मोदी के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। इसमें कहा गया कि जब प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई तब अमेरिकी प्रेस को दोनों नेताओं की नज़र से दूर एक वैन में कैद कर लिया गया था। ये उन पत्रकारों और फोटोग्राफरों के लिए एक असामान्य स्थिति थी जो अपने देश और दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जाते हैं और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति को देखते और रिकॉर्ड करते हैं। जो बाइडेन को भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, जिसके बाद उन्होंने वियतनाम जाकर मीडिया से बात की। उनके ट्वीट को रीट्वीट कर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि हमें खेद है कि आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वियतनाम जाना पड़ा। कांग्रेस ने बाइडेन को मीडिया से बात करने से रोकने पर कहा है कि मोदी बाइडेन से कह रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न करने दूंगा। इसका कोई असर नहीं हुआ। बाइडेन वियतनाम में वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने भारत में मोदी के सामने कही थी, मानवाधिकारों का सम्मान करने, नागरिक समाज की भूमिका और प्रेस स्वतंत्रता की। सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी EGI के अध्यक्ष और 3 सदस्यों की गिरफ्तारी पर 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। पहले ये रोक 11 सितंबर तक थी। सोमवार को सुनवाई होने पर अदालत ने कहा कि मणिपुर पुलिस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 मेंबर्स के खिलाफ दर्ज 2 FIR पर कोई भी कठोर कदम ना उठाए। मणिपुर सरकार की ओर से सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि EGI सदस्यों को कुछ और समय के लिए गिरफ्तारी से छूट दी जा सकती है। मामले को अन्य मामलों की तरह मणिपुर हाईकोर्ट में भेजा जाए। कनाडा के कई शहरों में खालिस्तान जनमत संग्रह कार्यक्रम में सिख बड़ी संख्या में पहुंचे। जिस समय ये जनमत संग्रह चल रहा था, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में आए कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में नई दिल्ली की चिंताओं से अवगत कराया। लेकिन ट्रूडो ने अपने देश में तमाम तरह की स्वतंत्रता का हवाला देकर अपने शब्दों में इसका जवाब दिया। बता दें, कनाडा में सिख आबादी भारत के बाद सबसे ज़्यादा है। कनाडा और भारतीय मीडिया के मुताबिक खालिस्तान जनमत संग्रह पर वोट रविवार को ब्रिटिश कोलंबियन प्रांत सरे में गुरु नानक गुरुद्वारे में आयोजित किया गया। जून में इसी गुरुद्वारे के पूर्व अध्यक्ष हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ G20 की आड़ में LG 420 को छिपाया जा रहा है। जब अशोक परमार नाम के IAS अफसर इस गबन को सामने लाते हैं तो उनका साल में 4-5 बार ट्रांसफर और LG द्वारा अपमान किया जाता है। वहीं अशोक परमार जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के नाम लेते हैं उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा, जो अधिकारी जम्मू कश्मीर में जल जीवन योजना के भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन्हें प्रमोशन दिया जाता है और इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अनियमितताएं बाहर न आए उसके लिए योजनाओं को बांट दिया जाता है। इसके साथ ही कंपोजिट टेंडर की प्रथा को अनदेखा कर दिया जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।